से रिलेटेड जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, अगर गांधी युग से प्रश्न बनेगा तो इस वीडियो से आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में कवर किए हैं। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने उदारवादी चरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 1885 से लेके 1905 तक का इतिहास पढ़ा था। और उसके बाद हमने उग्रवादी चरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 1905 से लेके 1919 तक का इतिहास पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम गांधीवादी चरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 1919 से लेके 1947 तक का इतिहास देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो अब हम गांधीवादी चरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है वो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। तो याद रखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताइए महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था और पत्नी का नाम क्या था। तो पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। उसके बाद 1888 ईस्वी में ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। और वहीं पर इन्होंने 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की और इसी के साथ ये भारत आ गए। तो इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की, परंतु 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत में राजकोट में इन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ की थी, परंतु 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के कारण ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो गांधी जी के जीवन में एक घटना घटती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब ये डरबन से प्रिटोरिया, तो ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने इन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। और इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेलवे की प्रथम श्रेणी से किस स्टेशन पर उतार दिया गया था? तो स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग, याद रखिएगा। और इसके बाद जब गांधी जी के साथ ये भेदभाव हुआ, यानी कि इन्हें रेलवे के डिब्बे से उतार दिया गया, उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। यह अभी एक परीक्षा में पूछा भी गया था कि 1894 में गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और उसके बाद 1903 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। तो अभी जो भी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी ये सभी दक्षिण अफ्रीका की हैं, क्योंकि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उससे पहले की ये जो भी घटनाएं हैं ये सभी आपको दक्षिण अफ्रीका में ही देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद क्या होता है कि 1904 ईस्वी में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स में
एक आश्रम की स्थापना की। उसके बाद 1906 ईस्वी में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरोध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो दक्षिण अफ्रीका में इनका पहला आंदोलन कौन सा हुआ? तो 1906 ईस्वी में परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया। और उसके बाद 1908 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। तो याद रखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब जेल गए थे? तो 1908 ईस्वी में। और उसके बाद क्या होता है? तो 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये किताब है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है, याद रखिएगा। तो उसके बाद अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 1915 को गांधी जी भारत लौट आते हैं और इसी दिन को भारत में प्रति वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को भारत में प्रति वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इसी क्रम में ये गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें इन्होंने अपना गुरु मान लिया। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिले ना, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी से कहा था कि अभी आप भारत आए हैं और अभी 1 साल पहले आपको पूरा भारत घूमना है। जब आप पूरा भारत घूम लेंगे ना, उसके बाद ही आपको कोई आंदोलन करना है। मतलब कि अभी आप भारत आए हो तो पहले पूरे भारत को घूमो, उसको समझो, उसके बाद ही आगे कोई आंदोलन करना है। तो महात्मा गांधी जी ने, देखिए आप 1915 में ये भारत आए थे, तो पहले इन्होंने पूरे भारत को समझा कि यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके बाद ही इन्होंने जाकर कोई आंदोलन किया था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया। इन्होंने 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया था। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया था, प्लेग बीमारी के चपेट में आ गया था, जिसके कारण गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो पहले इन्होंने कोचरब आश्रम स्थापित किया था, परंतु प्लेग की बीमारी के कारण इनको अपना आश्रम बदलना पड़ गया। तो साबरमती नदी के किनारे इन्होंने अपना साबरमती आश्रम बनाया। तो अब हम आगे देखते हैं। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया, ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति को समझें और उनकी मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। तो इसी क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। तो जब गांधी जी वापस आए थे ना दक्षिण अफ्रीका से, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो उस समय गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए कहा था, यानी कि अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। गांधी जी को लगा था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भारतीयों के ऊपर अपने रवैये को बदलेंगे और हमारी मांगें स्वीकार करेंगे। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता। तो इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसीलिए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था और इसी के बदले में अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जो कि आगे चलकर हम देखेंगे
कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन होता है तो गांधी जी ये केसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, परंतु अभी 1915 में अंग्रेज खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि देते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे अब हम गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन देख लेते हैं। तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन किया चंपारण आंदोलन। ये 1917 में किया। तो 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है, तो चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में भी गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी को चंपारण चलने के लिए कहा। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को यह कह दिया था कि वो अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती जरूर करेंगे। उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा गया। तो एक प्रकार से अंग्रेज भारतीयों के साथ जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। तो इसी के कारण राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इसके बारे में बताया और उन्हें चंपारण आने के लिए कहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी चंपारण आते हैं और आंदोलन करते हैं। तो इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या निकलता है? तो इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी, जो कर लगाए गए थे, करों को भी 25% तक कम कर दिया गया था और यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। तो यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। तो इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद ही इन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा। तो अगला आंदोलन है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये 1918 में होता है। पहले हमने पढ़ा 1917 में चंपारण आंदोलन किया और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। तो यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई थी तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा था। तो क्या मामला है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो अगस्त 1917 में क्या हुआ था कि अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जिससे क्या हुआ कि अहमदाबाद की लगभग 10% जनसंख्या खत्म हो गई थी। कितनी? लगभग 10% जनसंख्या खत्म हो गई। और ऐसे में क्या हुआ कि जो टेक्सटाइल कंपनी थी उनको ये दिक्कत आ रही थी, जो वर्कर थे वो लगातार कम हो रहे थे और जो थे भी ना, वो बीमारी के कारण दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे थे। तो मजदूरों को रोककर रखने के लिए अहमदाबाद की मिल मालिकों ने क्या किया कि प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। लेकिन जब प्लेग खत्म हो गया तो यहाँ के मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया, यानी कि बोनस देना बंद कर दिया। जिस कारण क्या हुआ कि वर्कर्स का कहना था कि अब महंगाई भी बढ़ गई है तो हमें पहले जितनी सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि बोनस मिलना चाहिए, सैलरी में कमी नहीं होनी चाहिए। पर मिल मालिकों ने बोनस देने से मना कर दिया। तो यहीं से जो वर्कर थे उन्होंने हड़ताल कर दी। तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी आते हैं और गांधी जी मजदूरों को हड़ताल करने के लिए कहते हैं और साथ में यह घोषणा करते हैं कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। और इसी के साथ गांधी जी भी मजदूरों के साथ अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला लिया, यानी कि उन्होंने ये मामला कोर्ट को सौंप दिया। तो कोर्ट ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा।
तो उसके बाद हम चलते हैं खेड़ा आंदोलन पर। तो खेड़ा आंदोलन भी 1918 में किया गया। तो इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में गए और उन्होंने किसानों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। तो यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी, यानी कि किसानों की जो फसलें थी वो खत्म हो गई थी, तब भी अंग्रेज उनसे टैक्स मांग रहे थे। तो गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। तो गांधी जी के लगातार भारत में तीनों आंदोलन सफल रहे। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर भारत में वे काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे, क्योंकि भारत में आते ही तीनों आंदोलनों में वो सफल रहे, जिसके कारण वे भारत में एक बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अगले ही वर्ष रोलेट एक्ट आ जाता है। 1919 में रोलेट एक्ट आता है। तो जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। परंतु इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी ना कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? रोलेट एक्ट लागू कर दिया। तो रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, क्योंकि यह ऐसा कानून था जिसमें किसी पर भी शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसीलिए रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, जिसमें केवल शक होने पर ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। किसे? रोलेट एक्ट को। तो रोलेट एक्ट के बाद अब हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में, जो कि 1919 में होता है। तो 1919 में ही रोलेट एक्ट लेकर आया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि इसका विरोध होता है। तो जब इसका विरोध होता है तो अब तो अंग्रेज कानून लेकर आ ही गए थे, रोलेट एक्ट लेकर आ ही गए थे। तो इसी रोलेट एक्ट के कारण इन्होंने पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तो इसी के कारण क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगह हिंसाएं हुई। तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए एक सभा बुलाई गई। तो अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट और डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था कि तभी क्या होता है कि सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनोल्ड डायर ने फौज के द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। वैसे अगर मैं आपको सरकारी आंकड़ा बताऊं तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या केवल 379 थी और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी, जबकि वैसे इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। तो इसी को जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में सरदार उधम सिंह जी ने लंदन में की थी। और जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो भारत में जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय बने हैं ना, सबको मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। वो वीडियो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 ईस्वी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे G.C. हंटर, इसी कारण इसे हंटर कमेटी कहा जाता है। तो हंटर कमेटी की स्थापना
1919 ईस्वी में की जाती है इसकी जांच के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक चलता है। तो उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व में मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो तुर्की के खलीफा का पद एक तरह से अंग्रेज खत्म करने जा रहे थे। तो अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। तो गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, के द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया था। तो शुरुआत में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, और बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया था। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। एक तो हमने देखा कि रोलट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, और यह गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सबसे बड़े आंदोलन में से एक था। तो यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी भारतीयों को खिताब दिए गए हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी ना, तो गांधी जी ने भी ये खिताब, ये उपाधि त्याग दी थी। तो इस आंदोलन में एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना था। उनके द्वारा जो भी चीज़ें शुरुआत की गई थी या उनके द्वारा दी गई सभी चीज़ों का विरोध करना था, उनका सहयोग नहीं करना था। इसीलिए से असहयोग आंदोलन कहा गया। तो यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था, और अंततः करों का भुगतान करने से भी इनकार करना था। तो एक प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, तो इसीलिए से असहयोग आंदोलन कहा गया। तो गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो उसके बाद क्या होता है? तो इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। तो यह आंदोलन चल ही रहा था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी, जिसके कारण क्या हुआ कि उस भीड़ ने थाने को ही जला दिया और थाने में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो हमने पढ़ा था कि जो असहयोग आंदोलन था ये अहिंसक होना था, परंतु यहाँ पर हिंसा हो गई। जिसके बाद क्या हुआ? तो इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ ही कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में इन सभी नेताओं ने भी गांधी जी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया और आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त होता है और उसके बाद क्या होता है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। तो इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई?
तो किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और कब की गई? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो उसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन का भारत आना। तो साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था और भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर जॉन साइमन ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। तो भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए 7 अंग्रेजी सदस्य भारत आए थे, जिन्हें साइमन कमीशन कहा गया, क्योंकि इनके लीडर का नाम था सर जॉन साइमन। चूंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसीलिए भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा और उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, इसीलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा और यहाँ पर इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल के साथ हुआ, यानी कि जोरदार तरीके से पूरे देश में इसका विरोध हुआ। और जब यह कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पर काले झंडे इसको दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ इसका विरोध किया गया। और साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और यहीं पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया गया, जिसके कारण इसे भारत से वापस लौटना पड़ा। तो उसके बाद अगला आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 1930 से लेकर 1934 तक चलता रहा। तो यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था और यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था। परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक ऐसा समय था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। तो इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 तक चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था। तो उसके बाद क्या होता है? तो दांडी मार्च। तो 1923 ईस्वी में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगें रखी थी और इन 11 सूत्रीय मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने और सेना का खर्च कम करने आदि जैसे 11 मांगें रखी गई थी। तो इन 11 सूत्रीय मांगों को अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि 11 मांगें अंग्रेजों के आगे रखी गई थी। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। तो दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। तो यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक चला था? तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक यह दांडी मार्च चलाया गया था और इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी टोटल दूरी कितनी थी? तो 241 मील तक यह मार्च चला था। तो शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों पहुंच गई। तो यह संख्या लाखों पहुंच गई। तो जब गांधी जी ने दांडी मार्च की
साबरमती से शुरुआत की थी तो उनके साथ केवल 78 सहयोगी थे, परंतु जब गांधी जी दांडी तक पहुंचे ना, तब उनके साथ यह संख्या बढ़कर लाखों तक पहुंच गई थी। तो दांडी पहुंचकर गांधी जी के द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा के साथ की थी। तो उसके बाद आगे है गोलमेज सम्मेलन। तो 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों के द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया था, ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें अंग्रेजों के समक्ष रख सकें। तो इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया था, जिसमें प्रति वर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में हम तीनों गोलमेज सम्मेलन डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के साथ हम 11 सूत्रीय मांगे और गांधी इरविन का जो समझौता होता है वो भी पढ़ लेंगे, और उसी के साथ पूना समझौता जो कि गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है वो भी देख लेंगे। यहाँ पर मैंने इनके बारे में बताया तो है, पर इतना डिटेल में नहीं बताया। अगली वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए कि 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया था, पर गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पर गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद आगे है गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में होता है। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था, और यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। उसके बाद है पूना पैक्ट समझौता, जो कि 1932 में होता है। तो यह पूना पैक्ट गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना क्षेत्र की यरवदा जेल में हुआ था। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि जो पूना समझौता हुआ था ये गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पूना पैक्ट समझौता में आखिर था क्या। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि ये किसके बीच में हुआ था। तो हमने गांधी इरविन समझौता देखा, उसके बाद पूना पैक्ट समझौता देखा, उसके बाद आगे चलते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। तो बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वो इस बार भी कर सकते थे, और यह बात भारतीयों को भी समझ आ चुकी थी। तो इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। हमने देखा था कि पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की मदद की, तो अंग्रेज क्या लेकर आए? रोलट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। तो इस बार भारतीय अंग्रेजों के झांसे में नहीं आए और भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया। और इसी क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आया और वे भारत में अपने कार्यों के लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था कि यह क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, यानी कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। तो क्रिप्स मिशन ब्रिटेन के द्वारा भारत में भेजा गया था ताकि वो भारतीयों को समझाए, परंतु अब भारतीय अपने हितों को अच्छे से जानते थे। तो
तो इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया था और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन था। तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि अगस्त में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। तो इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अब हम चलते हैं 1947 में। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीनों की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। तो 1947 में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। तो उस समय भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। दोनों ही क्षेत्र उस समय पाकिस्तान के अंडर ही आते थे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। परंतु आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान आपको पता ही है बांग्लादेश बन जाता है। अब तो केवल पाकिस्तान ही है। परंतु 1947 में पाकिस्तान को 2 क्षेत्र दिए गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर पाकिस्तान से आज़ाद हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है। परंतु पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बनाए गए थे। और अंततः 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भारत में कौन सा सत्याग्रह किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले भारत में किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन क्यों खत्म किया गया था? तो चोरी चौरा घटना के कारण। तो ऑप्शन डी, चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन
1928 में हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो आपको इसका सही क्रम बताना है। तो पहले है साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद है असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो आएगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2, 1, 4 और 3, यानी कि पहले असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और लास्ट में पूना पैक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1923। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे ना, तो उसी समय उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से निकाला गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को रेलवे डिब्बे से निकाला गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।